हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसके सारे चैप्टर पहले से अपलोडेड हैं। सिर्फ ये वाला जो चैप्टर है ये रह गया था, इसको मैंने पेपर में पढ़ाया था, तो बहुत शॉर्ट में मैंने पढ़ाया था। एग्ज़ाम का टाइम था, बहुत जल्दी जल्दी मैंने पढ़ा दिया था शुरू में ही। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर इस वाले चैप्टर को एक बार और पढ़ा दीजिए, तो इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैंने कुछ वीडियोस में बता दिया है आपको कि अगर आपको नोट्स चाहिए, इसके बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो मेरा नंबर है 9694480523। आप उस पर मैसेज करके ये ज़रूर पूछ लीजिए जब भी आपको नोट्स चाहिए, चाहे वो किसी भी ईयर में, चाहे इस ईयर में 2025 में, 2026 में, 2027 में, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये मैसेज करके ज़रूर पूछ लीजिए सर इस बार नोट्स की फ़ीस क्या है, उसके बाद ही पेमेंट करिए। कई सारी वीडियोज़ में मैंने 100 रुपया कह रखा है, कहीं पर 125 कह रखा है, समझ रहे हैं। तो उसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिलते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, बिना पूछे आपको पेमेंट नहीं करना है, समझ रहे। पहले आप पूछ लीजिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके सर इस बार पीडीएफ की रेट क्या है, कितने में मिल रही है, सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट जो पीडीएफ है, समझ रहे हैं। आप मैसेज कर दीजिए, उसके बाद ही आप क्या है पीडीएफ के लिए पेमेंट करिए। आप पूछ लीजिए क्या रेट है। हो सकता है कि बहुत जल्दी हमारी बुक आ जाए, समझ रहे हैं, बहुत जल्दी हो सकता है बुक आ जाए तो आपको पीडीएफ लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पेमेंट करने से पहले मैसेज ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, वरना हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। नंबर क्या है मेरा 9694, मैं लिख देता हूँ जल्दी से, 9694480523। ठीक है ना, ये नंबर है, इसमें फ़ोन नहीं करना, सिर्फ मैसेज करना आपको। अब इसके बाद एक बात और ध्यान रखिए, आपको जो भी सिलेबस पढ़ना है ना, आप उसको ऐसा ये कोशिश करिए कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए, समझ रहे हैं। सिलेबस में जो टॉपिक्स पूछ रखे हैं उसको तो ज़रूर पढ़ना ही पढ़ना है, समझ रहे हैं। ये नहीं कि कोई कुछ भी पढ़ा रहा है आप वैसे पढ़ ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, पहले हमको वॉल्यूमेट्रिक पढ़ना है, फिर उसके बाद ग्रेविमेट्रिक पढ़ना है, ठीक है ना। दो तरीके से दो इसमें पढ़ना अलग अलग हमको, ठीक है ना। इसी को ज़्यादा डिटेल में दिया है, इसको थोड़ा सा आपको मतलब ऐसे ही जल्दी जल्दी में पढ़ लेना है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना इसको, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, तो पहले तो ये समझिए कि इसको हम लोग और क्या बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को, तो इसको हम लोग टाइट्रेशन भी बोलते हैं और टाइट्रीमेट्री भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसके ज़रिए से हम डिटरमाइन करते हैं कंसंट्रेशन को। किसके कंसंट्रेशन को, किसी भी सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, मालूम करते हैं, पकड़ते हैं उसको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई आपके पास सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपको चेक करना है कि मान लीजिए वो एसिडिक है या बेसिक है, ये भी आप चेक करते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आपको मालूम है कि ये एसिडिक है, लेकिन वो एसिड मतलब कितने अमाउंट में है उसके अंदर, समझ रहे हैं, ये आपको चेक करना है, समझ। तो उसका कंसंट्रेशन हमको मालूम करना है कितनी मात्रा में है, कितना अमाउंट में एक्चुअली है वो, समझ रहे हैं। तो वो जो मालूम करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। एनालिसिस प्रोसेस है, समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, किसी चीज़ का तज्जिया कर रहे हैं, उसको जांच पड़ताल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे भी क्या बोल देते हैं आप उसको। तो ये सब तो बेसिक टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब क्या है कि हम क्या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये कि ये लिक्विड की बात कर रहे हैं हम। वॉल्यूमेट्रिक जब आएगा तो उसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं, वैसी चीज़ों को जिसको हम लोग नाप सकते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी लिक्विड चीज के अंदर किसी भी अननोन सब्सटेंस का कंसंट्रेशन मालूम करना, ये होता है क्या कहते हैं आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, या उसको हम लोग टाइट्रेशन बोलते हैं या टाइट्रीमेट्री बोलते हैं। इसको ना हम लोग इसके पूरा मेथड पढ़ें, इससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट मिसाल के जरिए से, आपको एक एग्जाम्पल के जरिए से मैं समझा देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग इस पे आएंगे। सपोज दैट ये एक रूम है, ठीक है ना, ये मेरा एक रूम है, इसके अंदर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, बाहर 2 लोग हैं, ठीक, बाहर 2 लोग हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कितने स्टूडेंट हैं, उनको पता नहीं है कि कितने स्टूडेंट हैं। अब उनको बाहर से मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे, तो उसका एक तरीका ये उन्होंने अपनाया कि अंदर किसी से पूछा नहीं, समझ रहे, अंदर किसी से पूछा नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि एक प्लेट के अंदर या एक बर्तन कोई भी, उसके अंदर उन्होंने कुछ क्या है लड्डू रखे और कहा कि अंदर ले जाओ, एक आदमी को भेजा कि अंदर जाओ सबको एक एक लड्डू दे दो, ठीक है ना। अब वो जो प्लेट में लड्डू हैं उनको मालूम है कितने हैं, ये
उनको क्या है मालूम है कितने लड्डू हैं। मान लीजिए उसके अंदर उन्होंने 50 लड्डू रखे और फिर आए अंदर लेके और सबको एक एक दे दिया और फिर वो बाहर लाके उनको दे दिया। अब उनको जब बाहर जाके दिया तो उन्होंने कहा कि कमरे के अंदर 40 बच्चे हैं। अब कैसे पता चला? अरे 50 थे, सबने एक एक ले लिए, 10 लड्डू बचे हुए हैं। इसका मतलब है कि अंदर 40 थे, सबने एक एक ले लिया। यही मतलब सेम सिचुएशन यहाँ पे होती है टाइट्रेशन के अंदर। हम लोग मालूम करते हैं अननोन था, ऐसे ही यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मालूम करते हैं। अब ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं टाइट्रेशन में करते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि मतलब कौन बाहर बैठा हुआ है, कौन अंदर बैठा हुआ है और कैसे मालूम करते हैं। तो इसमें ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है ना। एक होता है टाइट्रेंट, ये टर्म याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये फंडामेंटल्स हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के। एक होता है टाइट्रेंट, दूसरा होता है एनालाइट या टाइट्रेट भी बोलते हैं, तीसरा होता है इंडिकेटर और चौथा होता है एंड पॉइंट, ठीक है ना। ये 4 बेसिक टर्म्स हैं और ये 4 फंडामेंटल्स हैं टाइट्रेशन के अंदर। ये 4 चीज़ें अगर नहीं होंगी तो टाइट्रेशन नहीं हो पाएगा। यानी जो हम लोग मालूम करना चाह रहे हैं किसी भी अननोन सब्सटेंस का कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन के अंदर, वो हमको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो टाइट्रेंट क्या होता है? इट इज़ अ सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नोन। एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन हमको मालूम है एंड इट इज एडेड टू एनालाइट ग्रेजुअली। और इसको क्या करते हैं हम लोग एनालाइट के साथ में ग्रेजुअली हम लोग ऐड करते हैं। अभी सब समझा रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये सबसे पहले नंबर पे आया, इसको हम लोग ऊपर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है एनालाइट, जिसका हमको क्या है कंसंट्रेशन मालूम करना, जिसका कंसंट्रेशन अननोन है, समझ रहे हैं। उसके अंदर कितने आयंस हैं या क्या। अब एक चीज़ और थोड़ा सा ये समझिए कि जैसे हम लोग टाइट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या मालूम करते हैं। तो जैसे कि एसिड हो गया, बेस हो गया, उसका कंसंट्रेशन मालूम करते हैं। या क्या कहते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई सोल्यूशन, उसके अंदर आयंस का कंसंट्रेशन मालूम किया जाता है। या तो जैसे कि ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयंस, आयोडाइड आयंस, समझ रहे हैं, तो इनका आयंस का हम लोग मालूम करते हैं। या मेटल आयन का कंसंट्रेशन मालूम किया जाता है, समझ रहे हैं। तो वही सब मालूम किया जाता है। तो किसका? वो एनालाइट है, जिसके अंदर से हम लोग ये मालूम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए बेस है, उसका कंसंट्रेशन क्या है। या कोई सोल्यूशन उसके अंदर आयंस हैं तो उसका कंसंट्रेशन क्या है। या कोई मतलब क्या है मेटेलिक सोल्यूशन है, उसके मेटल आयन का कंसंट्रेशन क्या है। वो होते हैं किसके अंदर? एनालाइट के अंदर, उनको मालूम करना होता है, ठीक है ना। एक होता है इंडिकेटर, जब ये इसके साथ में हम लोग रिएक्शन कराते हैं और ये दोनों जब बराबर हो जाते हैं, इक्वल पॉइंट पे आ जाते हैं, तो अब ये जो है ना इसके साथ तो रिएक्शन कर नहीं सकता है, तो खत्म हो गए सारे इनके जो भी मतलब अमाउंट था, जो भी मोल थे, जो भी आयंस थे, जो उनका नंबर था, वो खत्म हो गए। तो अब ये किसके साथ में रिएक्शन करता है? वो करता है इंडिकेटर के साथ में। और जैसे ये इंडिकेटर के साथ में रिएक्शन करता है, फौरन क्या होता है, उस पूरे सॉल्यूशन का कलर बदल जाता है, समझ रहे हैं। जब तक इसके साथ कर रहा था तो वो कलरलेस था, यानी जो भी उसका कलर था वो कलर बदलता नहीं है, उसी कलर में वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन जैसे ये रिएक्शन करता है इसके साथ में, इंडिकेटर के साथ में, फौरन उस सॉल्यूशन का रंग बदल जाता है। यानी हम अब समझ जाते हैं कि ये जो क्या कहते हैं एनालाइट के जो क्या कहते हैं जो उसका कंसंट्रेशन था, जो उसका अमाउंट था, वो खत्म हो चुका है। तो वहीं पे फौरन हम क्या है मतलब उसका क्या कहते हैं जो हम लोग टाइट्रेंट को ऐड कर रहे थे, वहीं पे उस पर हम लोग स्टॉप लगा देते हैं, बंद कर देते हैं। यानी अब और ज़्यादा इसको आने नहीं देते हैं और इसका कंसंट्रेशन हमको पहले से ही मालूम रहता है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं उससे मतलब इस टाइट्रेंट को ऐड करना बंद करते हैं, या ये कैसे कह सकते हैं जहाँ पे मतलब क्या कहते हैं व्हेन टाइट्रेंट एनालाइट बिकम इक्वल अमाउंट, उसको बोलते हैं हम लोग एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? एंड पॉइंट बोलते हैं। समझ, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, उसके बाद आगे जो चीज़ें आएंगी उसको हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक क्या कहते हैं कोई मतलब क्या कहते हैं बीकर मान लीजिए, कोनिकल फ्लास्क का कुछ भी है, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या है मान लीजिए बेस है, क्या है बेस है, उसका कंसंट्रेशन हमको मालूम करना है, ठीक है ना। मान लीजिए इसके अंदर क्या इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, उसको हमको मालूम करना है, ठीक है। तो हमने एक क्या ब्यूरेट लिया, ठीक है ना। ब्यूरेट के अंदर हमने क्या रखा? एसिड रखा। चूंकि बेस का मालूम करना है तो एसिड लेंगे। मान लीजिए हमने HCl लिया, ठीक है ना, HCl ले लिया। तो अब ये देखिए सबसे पहले ये टाइट्रेंट क्या है, ये है टाइट्रेंट जो हमने इस ब्यूरेट के अंदर ऊपर रखा है, इसका कंसंट्रेशन हमको मालूम है, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर मान लीजिए हमने जो रखा है उसके क्या HCl के जो हाइड्रोजन आयन है इसके अंदर वो 50 हैं, वो हमको मालूम है, हमने गिन रखा है, ठीक है ना। और इसमें पूरा निशान भी लगा रहता है, ठीक है ना, कितना हमारा यूज़ हुआ हमको पता चल जाता है, ठीक। अब हमने इसको यहाँ से छोड़ना शुरू किया। हाँ एक चीज़ और, ये क्या कहते हैं, ये जो है इसका हाइड्रोजन आयन है वो हमको मालूम है, तो ये होता है हमारा टाइट्रेंट। जिसका मालूम करना जो हमने इसमें रखा है वो क्या हमारा एनालाइट है। और इसी के अंदर हम लोग इंडिकेटर भी रखते हैं, समझ रहे हैं ना, इंडिकेटर भी इसी के अंदर रखा जाता है।
ये नहीं कि कहीं बाहर रखा हुआ है या बाद में ऐड करते, नहीं, इसी सॉल्यूशन के अंदर जो ये है जिसका अननोन है उसके अंदर हम लोग इंडिकेटर पहले से मिला देते हैं। उसके बाद अब यहाँ से हम लोग इसका ये जो क्या कहते हैं इसको खोल देते हैं, ओपन करते हैं और थोड़ा थोड़ा नहीं कि एक ही बार पूरा गिरा दिया 1 लीटर, ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद करके हम लोग इसके अंदर गिराते रहते हैं। तो ये क्या ऊपर टाइट्रेंट, ये क्या है एनालाइट या टाइट्रेट, जिसका हमको मालूम करना, इसका हमको पहले से मालूम है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ये आ रहा है, गिर रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर हाइड्रोजन आयन है, मान लीजिए एक प्लस आयन है, इसके अंदर OH माइनस है, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड है। अब ये आ रहा है, इसके एक मान लीजिए ये है, बहुत सारे हैं, हमको मालूम नहीं है। ये इसके एक आया, इसके साथ रिएक्शन किया, खत्म। ये आया, इसके साथ रिएक्शन किया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। एसिड बेस मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, वाटर और साल्ट बन जाता है। ये इसके साथ और आया, इसको भी खत्म, इसके साथ आया, इसको भी खत्म, इसके साथ आया, इसको भी खत्म, इसके साथ आया, ये सब खत्म हो गए। तो जैसे ये सब खत्म होंगे तो अब इसके अंदर इंडिकेटर है, ये क्या करेगा, अब इनके साथ में रिएक्शन करना शुरू करेगा। जैसे ही इस इंडिकेटर के क्या कहते हैं मॉलिक्यूल के साथ में ये रिएक्शन करेगा, फौरन इसका कलर क्या होगा, बदल जाएगा। इसका कलर बदला, फौरन इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। जैसे इसका कलर बदला, हम इसको फौरन यहाँ से बंद कर देते हैं। हम समझ चुके हैं कि जो बेस के जो क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, सारे OH माइनस मान लीजिए वो जो थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अब हमने देखा यार इसके अंदर हमने इसमें मान लीजिए नाप के रखा था कि इसके अंदर 10 ml थे, 5 ml खत्म हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 5 इसके साथ में आके रिएक्शन किए तो इसका कितना 5 ml है, सपोज दैट। या हमने ये मतलब जोड़ रखा था, घटा रखा, हमको मालूम था कि इसके अंदर 50 हाइड्रोजन आयंस हैं। कितने? 50 हाइड्रोजन आयंस हैं, H+ आयंस हैं। तो उसमें से क्या है 25 खत्म हो गए, 25 इसमें अंदर बचे हुए हैं। तो अब जाहिर सी बात है, अगर 25 खत्म हुए तो 25 इनके साथ में रिएक्शन किया। मान लो 24 ने किसके साथ रिएक्शन किया, बेस के साथ में किया, और 25वें ने इंडिकेटर के साथ में किया। तो कितने इसके अंदर बेस के आयंस मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, OH माइनस कितने हैं, 24 हो गए। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं, समझे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अंदर टाइट्रेंट है, इसके अंदर टाइट्रेट है या एनालाइट है, इसी के अंदर इंडिकेटर भी है। हमने इसको खोला, यहाँ से आया, गिरता रहा, जैसे इसका कलर चेंज हुआ फौरन हमने उसको बंद कर दिया, वो हो गया आपका एंड पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। अब जो ये मैंने बताया ना कैसे ये काम करता है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने आपको अभी पूरा बताया उधर, ये कैसे काम करता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं साइड में होता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, समझ रहे, जो कुछ मैंने पूरा प्रोसेस बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको फालतू में रीडिंग कराना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये कि मेथड्स ऑफ टाइट्रेशन, तो 3 मतलब अलग अलग मेथड होते हैं। कॉमनली हम लोग किसको यूज़ करें, हम लोग डायरेक्ट मेथड से यूज़ करके सारा इसमें जो पूरा आपके सिलेबस में है हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। डायरेक्ट टाइट्रेशन, इसमें क्या होता है, एनालाइट इज डायरेक्टली रिएक्टेड विद टाइट्रेंट, ठीक है ना। टाइट्रेंट डायरेक्टली आके एनालाइट से रिएक्ट करता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टाइट्रेशन, ठीक है ना। डायरेक्ट में समझ में आ रहा है क्या बात है। इसमें क्या है, कोई हमारा ये क्या कहते हैं एनालाइट है, ये ऊपर से जो क्या कहते हैं टाइट्रेट आ रहा है, डायरेक्ट उसी के साथ में रिएक्ट कर रहा है, बीच में किसी और के साथ में रिएक्ट नहीं कर रहा है, उसके अंदर कोई चेंजेस होके तब नहीं आ रहा है, समझ रहे, बीच में कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, डायरेक्टली आके एनालाइट से वो रिएक्ट कर रहा है। दूसरा होता है बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन क्या होता है कि जो टाइट्रेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में ऐड कर दिया। ये हमने इसके अंदर मतलब क्या कहते हैं, ये हमारा मान लीजिए एनालाइट है, इसके अंदर हमने क्या किया, जो हमारा टाइट्रेंट है उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाल दिया, हमने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाल दिया। उसके बाद फिर क्या किया, अब जो जितना उसको रिएक्शन करना था कर लिया, ठीक है ना। हमने उसके अंदर क्या जितना रिएक्शन करना था कर लिया, बाकी बचा होगा ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमने डाला है तो बचा तो होगा ज़्यादा अमाउंट में। मान लीजिए ये 1 लीटर था, इसके अंदर हमने 1.5 लीटर 2 लीटर डाल दिया टाइट्रेंट को, ठीक है ना। एनालाइट कितना था, 1 लीटर था, हमने 1.5 लीटर या 2 लीटर डाल दिया टाइट्रेंट को। अब उसके बाद जब ये रिएक्शन हो गया तो अब हम लोग दूसरा और कोई रिएजेंट इसके अंदर डालते हैं, मान लीजिए कि इंडिकेटर डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, कोई दूसरा और रिएजेंट डालते हैं। अब आके ना जो मतलब टाइट्रेंट के जो बचे हुए अमाउंट है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके साथ में रिएक्शन करता है। अब हम देखते हैं, अब ये जो हम लोग बाद में रिएजेंट डाल रहे हैं ना, उसका हमको मतलब मेजरमेंट करके रखते हैं, उसका हमको मालूम रहता है कि कितना अमाउंट में है, तो उसको हम लोग डाल रहे हैं, देख रहे हैं, डाल रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जितना वो मतलब खर्च हो गया, मान लीजिए वो 50 था, इसके अंदर हमने 25 डालते रहे, सबके साथ में रिएक्शन कर लिया, समझ रहे। तो अब वो जब जितना अमाउंट उसका खर्च हुआ, समझे, जितना अमाउंट खर्च हो गया वो तो हमको समझ में आ गया कि उतना ही बचा हुआ था। तो इस तरीके से अब उतना बचा हुआ था, तो इससे हम पूरा ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि टोटल कितना टाइट्रेंट खर्च हुआ था, कितना इस वाले रिएजेंट बाद वाले रिएजेंट में खर्च हुआ और कितना पहले वाले
मतलब क्या कहते हैं जो एनालाइट है उसके लिए खर्च किया, फिर कैलकुलेशन करके फिर उसके बाद कैलकुलेशन करके हम लोग उसको निकाल लेते हैं, वो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक बैक तो क्या कहते हैं इसमें एक्सेस अमाउंट में ऐड कर देते हैं, ये आपके सिलेबस में है नहीं, सिर्फ मतलब कई अगर आपको आ जाए बैक टाइट्रेशन क्या होता है समझ रहे, तो आपको समझ में आना चाहिए, वो मैंने आपको बताया। तीसरा होता है इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, समझ रहे हैं, इसमें कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, समझ रहे, इसलिए मैं आपको इसको पढ़ के टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। इनडायरेक्ट टाइट्रेशन क्या होता है कि जो मतलब टाइट्रेंट है वो सीधे इसमें आके और एनालाइट के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, पहले वो किसी और के साथ रिएक्शन कर रहा है, उसकी कुछ मतलब उसके अंदर चेंजिंग आ जा रही है, मान लीजिए उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो या उसका मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो, कुछ भी चेंजिंग आ गई, उसके बाद फिर अब वो क्या कहते हैं आके अपने क्या कहते हैं जो एनालाइट है उसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो वो होता है इनडायरेक्ट, डायरेक्टली नहीं आ रहा बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से वो आके रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना, तो ये हो जाता है इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। अब आता है जो मेन टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, वहाँ से देखो एक ऐसा मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, इस पर एक नोट लिखिए, तो आपको मैंने एक नोट दे दिया है, ठीक है ना। इसमें जो मतलब मेथड उठा मैंने बीच में बताया, आप उसको छोड़ सकते हैं, समझ रहे हैं, जो मोटी मोटी बातें मैंने बताई, जो फंडामेंटल्स बताएं, जो डेफिनेशन बताए वो आप याद कर लीजिए, ठीक। उसके बाद अब एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, तो एसिड अब इसके तो इससे पहले कि हम एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ें, थोड़ा सा हम लोग एसिड बेस की थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसलिए कि एक आध नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो तीन मेन थ्योरी क्या हैं जो मतलब कि एक्सप्लेन करती हैं एसिड बेस को, कि एसिड क्या होता है बेस क्या होता है। उसमें से एक है अरेनियस थ्योरी, दूसरा है ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी और तीसरा होता है लेविस थ्योरी, ठीक है ना। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जल्दी जल्दी से इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अरेनियस थ्योरी ये क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड आर सब्सटेंसेज या दोज सब्सटेंसेज दैट प्रोड्यूस H+ आयंस। समझ में आ रही बात कि अरेनियस क्या कहते हैं कि एसिड वो चीज़ें हैं जो कि H+ आयंस क्या करते हैं वो रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोजन आयंस बोलते हैं। कब करते हैं, व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब उनको हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, ठीक। और क्या कहते हैं, बेस आर दोज सब्सटेंसेज दैट प्रोड्यूस OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिजोल्व इन वाटर, ठीक है ना। इनके कहते हैं कि बेस वो चीज़ें हैं कि जब उसको हम लोग पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो OH- या हाइड्रोक्साइड आयन आप कह सकते हैं वो रिलीज करते हैं, ये कहते हैं अरेनियस, ठीक है ना, उनकी थ्योरी ये कहती है। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है एक नंबर का, जैसे कि एग्जिट एग्जाम में या आपका 20 नंबर का जो एक नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें से कि अरेनियस के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं बेस की डेफिनेशन क्या है, समझ रहे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ रहे, या कैसे भी इधर उधर से घुमा के बना सकते हैं वो। दूसरा है ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी, तो ये क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड्स आर दोज सब्सटेंस दैट डोनेट, ये देखिएगा वहाँ पे क्या था प्रोड्यूस, यहाँ पे क्या है डोनेट H+ और प्रोटोन H+ या तो क्या कहते हैं वो H+ या प्रोटोन कह सकते हैं, वो क्या करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल को ये डोनेट करते हैं, समझ रहे हो, पानी में हमने डाला तो ये क्या करते हैं H+ आयन को डोनेट करते हैं। बेसिस आर दोज सब्सटेंसेज दैट कैन एक्सेप्ट H+ और प्रोटोन, ठीक है ना। और क्या कहते हैं बेस क्या है जो H+ को एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे क्या है जो एसिड है वो डोनेट करते हैं और क्या करते हैं ये जो बेस है वो क्या करते हैं H+ को एक्सेप्ट करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि एसिड वो होते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रोटोन को डोनेट करते हैं और एसिड वो होते हैं जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। तीसरे नंबर पे आते हैं, और ये ना मतलब जो नंबर से आ रहे हैं वो पुराने सबसे पुराने हैं, उसके बाद ये थ्योरी आई, उसके बाद ये वाली लेविस वाली थ्योरी आई, ठीक है ना, ये सबसे लास्ट वाली है, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग एसिड बेस क्या होते हैं, एसिड आर दोज सब्सटेंसेज दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, समझ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करने लगे जो क्या है लेविस हैं। इनके अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंसेज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और बेसेस के बारे में इन्होंने कहा कि ये वो सब्सटेंसेज हैं जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, समझ रहे हैं, क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। अब आपको ना अब मैं इलेक्ट्रॉन पढ़ाऊँ इलेक्ट्रॉन पेयर पढ़ाऊँ इतना मतलब टाइम भी नहीं होता ना, तो ये जो वीडियो है चैप्टर नंबर 2 की ये पता चला कि 5 घंटे की हो जाएगी, कोई देखेगा नहीं, बोर होगा। अब आपको अगर मतलब दिलचस्पी है कि आपको पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, तो आपको सर्च करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, गूगल पे आप पढ़ सकते हैं जाके। अब यही जो चीज़ें हैं इनको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में दे रखा है, ठीक है ना, आप इसको अपने क्या कहते हैं मतलब रिवाइज करने के लिए, याद करने के लिए शॉर्टकट में आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। वही सारी चीज़ें ऊपर बताई उसका ये शॉर्टकट है।
अभी आते हैं हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन। बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आपसे मतलब सिर्फ ऐसे कहेगा कि एक नोट लिखिए, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे आपसे कैलकुलेशन पूछेगा कि आप कैलकुलेशन करके निकाल के बताइए, ऐसा कुछ होता नहीं है। सिर्फ आपसे एक नोट पूछेगा ये क्या होता है, सिंपली आप बता दीजिए। अपनी तरफ से कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए। तो एक एग्जाम्पल ये दे रखा मैंने, आप चाहें तो इसी को याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एसिड बेस टाइट्रेशन इज यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड और बेस। एसिड बेस टाइट्रेशन ये यूज किया जाता है कि एसिड या बेस के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है ना, बाय न्यूट्रलाइजिंग दी एसिड और बेस। और इसमें होता क्या है कि एसिड और बेस इनमें से कोई किसी एक को भी क्या है न्यूट्रलाइज किया जाता है। एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा रहा हो या बेस को न्यूट्रलाइज किया जाता है, ठीक है ना। और किसके जरिए से होगा, अगर बेस है तो एसिड आके न्यूट्रलाइज करेगा, बेस है और एसिड है तो बेस आके न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से किया जाता है। इसमें से एक का कंसंट्रेशन हमको मालूम होता है और एक का नहीं मालूम होता है। तो जिसका मालूम होता है उसके जरिए से अननोन को हम लोग पता करते हैं, ठीक है। तो इसमें टाइट्रेंट हमने जो एग्जाम्पल लिया उसमें टाइट्रेंट हमने लिया HCl, और जिसका निकालना है कंसंट्रेशन हमको मालूम नहीं है वो हमने लिया एनालाइट NaOH। कोई सॉल्यूशन उसके अंदर NaOH है, उसका कंसंट्रेशन हमको मालूम करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं, मान लीजिए कॉनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर क्या कहते हैं रखा हुआ है बेस NaOH, ठीक है ना। NaOH इसके अंदर रखा हुआ है, इसका कंसंट्रेशन मालूम करना। यहाँ पे क्या है, ये एसिड है HCl हमने ले लिया, ठीक है ना, HCl ले लिया, ठीक। इसका कंसंट्रेशन हमको मालूम करना है। तो अब क्या करेंगे, तो ये स्टेप 1, सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ से जब खोलेंगे तो टाइट्रेंट आना शुरू करेगा। इसको खोलने थोड़ा सा ढीला किया तो थोड़ा थोड़ा ये आ रहा है HCl, ठीक है ना। तो स्टेप 1 में क्या करेगा, HCl और NaOH ये दोनों का रिएक्शन होगा। ये आया तो इसके साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। एक स्टेप में ये होगा और इसके सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं NaOH के वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होगा, HCl जो है वो इंडिकेटर के साथ में रिएक्शन करेगा। इसके अंदर इंडिकेटर भी है, ठीक है ना। वो क्या हो सकता है, तो मिथाइल ऑरेंज हो सकता है, फेनोल्फथेलिन हो सकता है, ठीक है ना। तो वो इसके अंदर क्या है, इंडिकेटर है, ठीक। तो पहले इसके साथ में फर्स्ट स्टेप में ऐसे ही आप याद करना, ठीक है ना, और ऐसे लिखना, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे ने ऐसा ही लिखा था, अच्छे नंबर पा चुके हैं वो, ठीक है। तो पहले स्टेप में होगा, दूसरे स्टेप में ये HCl जो है वो इंडिकेटर के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है। जैसे इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो इसमें क्या आ जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा। कौन सा कलर आ जाएगा, पिंक कलर आएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे इसमें पिंक कलर आया हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हमारा खर्च हुआ, उसमें से हम लोग माइनस करके निकाल लेंगे कितना बेस का कंसंट्रेशन, कितने मॉलिक्यूल्स हैं NaOH के, ठीक। अभी कह रहे हैं कि इस टाइट्रेशन जो हमने किया इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, तो आपको पता चल गया कि जो बेस है NaOH उसी का कंसंट्रेशन हम लोग मालूम कर रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। दूसरा है हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो ये भी ना उसी के तरीके से जैसे आपने एसिड बेस टाइट्रेशन किया, सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि वहाँ पे जो हमने क्या कहते हैं सॉल्वेंट लिया था, यानी जिसके अंदर मान लीजिए बेस था या एसिड था, जो सॉल्वेंट हमने लिया था वहाँ पे वो ना वाटर था और यहाँ पे वाटर के अलावा है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए इसको बोला नॉन एक्वस। अगर क्या कहते हैं जो हमारा सॉल्वेंट था वो वाटर है तो वो एक्वस हो जाएगा, एक्वस टाइट्रेशन, ठीक है ना। और अगर वाटर के अलावा हमने कोई और दूसरा सॉल्यूशन लिया, कोई सॉल्वेंट लिया, पानी के अलावा मान लीजिए तेल ले लिया, ईथर ले लिया, अल्कोहल ले लिया, ठीक है ना, उसके अंदर हमने एसिड को डाल दिया, बेस डाल दिया, अब उसका कंसंट्रेशन मालूम कर रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो वो हो जाता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ठीक। ये जो मैंने बताया वो यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक। अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर यूज कॉमनली, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कॉमनली यूज किए जाते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, जैसे कि क्या हो गया, ईथर हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोगों ने यूज कर लिया, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं प्रोसीजर पे कि कैसे इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले टाइट्रेंट, तो हमारा टाइट्रेंट क्या है, HClO4, HClO4 इसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। क्या बोलेंगे, परक्लोरिक एसिड। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा है एनालाइट, ये क्या है, एनालाइट है CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड है। तो आप कहेंगे ये भी एसिड, ये भी एसिड, तो यहाँ तो मतलब एसिड एसिड में न्यूट्रलाइजेशन होगा क्या, जी हाँ, एसिड एसिड के अंदर न्यूट्रलाइजेशन होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि ये जब स्ट्रॉन्ग है और ये क्या है, वीक है। जब ये स्ट्रॉन्ग होता है, कोई एक एसिड जो स्ट्रॉन्ग है और दूसरा वीक है, तो जो वीक है ना वो बेस की तरीके से फिर वहाँ पे काम करने लगता है, समझ रहे हो। वो कैसे काम करेगा, बेस की तरह से काम करेगा। एसिटिक एसिड क्या है, ये वीक एसिड है, तो ये अब क्या है, बेस की तरीके से काम करेगा। और इसी का कंसंट्रेशन हमको मालूम करना है
तीसरा इसके अंदर हमने क्या लिया है, इंडिकेटर। उस इंडिकेटर का नाम है ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ठीक है ना, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। वो इंडिकेटर हमने नॉन एक्वस टाइट्रेशन में लिया। ये आप एग्जांपल से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये बहुत आसान करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो जो आपका परक्लोरिक एसिड है HClO4 जो है वो इसके साथ में रिएक्शन करेगा एसिटिक एसिड के साथ में। उसके बाद इसके जब सारे मॉलिक्यूल्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ये जो क्या कहते हैं आपका परक्लोरिक एसिड है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, जो क्या कहते हैं थाइमोल ब्लू है, ठीक है ना, ब्रोमोथाइमोल ब्लू जो इंडिकेटर उसके साथ रिएक्शन करेगा। और फिर उसके बाद जैसे ही इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करेगा हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आप ये क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर चाहें तो आप ऐसे बना दीजिएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या, ये परक्लोरिक एसिड HClO4, ठीक है ना, ये एसिड है जो हमने इसमें अंदर रखा हुआ है। यहाँ से इसको खोलते हैं, इसके साथ में रिएक्शन करता है। उसके बाद जैसे ही ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा, इसका कलर चेंज होगा, इसको बंद कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा एंड पॉइंट। वो क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट। और जैसे एंड पॉइंट हुआ इसको हम बंद करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कितना हमारा ये इसमें से अमाउंट यूज़ हुआ, उसके बाद माइनस करके हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, इस टाइट्रेशन के अंदर वीक जो एसिड है उसका कंसंट्रेशन मालूम कर रहे थे, जो कि एक तरीके से बेस की तरह से काम कर रहा था। तो अब अगला टॉपिक हमारा प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। अभी हम लोगों ने दो तरीके के टाइट्रेशन पढ़ लिए हैं, टाइट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो टाइट्रेशन तो समझ में आ रहा है, अब हम पढ़ते हैं प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो प्रिसिपिटेशन क्या होता है, व्हाट इज प्रिसिपिटेशन। जो भी आपके मन में कुछ सवाल उठ सकते हैं, वो सवाल मैंने खुद से पहले यहाँ पे ला के डाला। बहुत सारी किताबों में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ये नहीं मिलेगा कि प्रिसिपिटेशन क्या होता है, बस आपको ये प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, उसके फॉर्मूले, उसके मेथड और बहुत सारी झाम ताम इधर की लिख देते हैं। जो मेन मुद्दा है, जो समझाना है, वो रहता ही नहीं है, समझ रहे। बहुत जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक अपनी क्या बुक पब्लिश कर दूँ। तो आप लोग से मतलब ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें, दुआ करें कि ये काम मैं बहुत जल्द कंप्लीट कर दूं। और बहुत कम प्राइस में, नहीं तो बहुत सारी किताबें 1400, 1500, 1800, 2-2000 तक आ रही। मैं चाह रहा हूं कि इसको 700, 800 तक के अंदर मतलब 5 सब्जेक्ट को आपको प्रोवाइड कर दूं। तो आप लोग दुआ करिए कि मैं ऐसा कर सकूं, इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो इतनी महंगी महंगी किताबें खरीद सकें। और जैसा कि आपने एग्जिट एग्ज़ाम का भी देखा कि 6000 उसकी फ़ीस है, तकरीबन 5000 फीस और 900 GST। अभी बच्चा कमा भी नहीं रहा तो इतना कहाँ से भरेंगे, इसलिए मैंने अपने PDF की फ़ीस भी बहुत कम रखी है। और वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल ही जाती हैं। तो क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए डिजॉल्व्ड सब्सटेंस इनटू एन इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन एंड दिस सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। कह रहे हैं कि वो प्रोसेस जिसमें एक डिजोल्व सब्सटेंस को, यानी कोई चीज़ है जो किसी सॉल्यूशन के अंदर या आप कह सकते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व है, घुली हुई है, ठीक है ना। वैसे उसके मतलब छोटे छोटे टुकड़े बने हुए नहीं है या वो जमी हुई उसकी कोई परत नहीं है, समझ रहे, सॉलिड फॉर्म में नहीं है। उसको क्या कन्वर्ट कर देना इनसॉल्यूबल सॉलिड में, यानी कि पहले तो वो क्या है सॉल्यूबल है, लेकिन उसको इस तरीके से मतलब ट्रीट करना कि वो इनसॉल्यूबल हो जाए, यानी छोटे छोटे उसके टुकड़े आपको नज़र आने लग जाए या पूरी उसकी एक परत बन जाए जो पहले उसी के अंदर उसी सॉल्यूशन के अंदर थी लेकिन वैसी नहीं थी, समझ रहे। तो वो क्या हो जाता है आपका प्रिसिपिटेट। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन, और जो मटेरियल सॉलिड मटेरियल बन रहा है इस प्रोसेस की वजह से उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट। और जब केमिकल रिएक्शन में प्रिसिपिटेट होता है तो उसको इससे डिनोट किया जाता है। कब जब कोई गैस बन के रिलीज होती है तो उसको ऐसे डिनोट किया जाता है, एरो का निशान ऊपर होता है, और जब प्रिसिपिटेट बनता है तब इससे इसको डिनोट करते हैं, दिखाया जाता है, ठीक। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में आप पढ़ना थोड़ा। तो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन इज ए टाइप ऑफ टाइट्रेशन विच इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन और प्रेजेंस ऑफ हैलाइड्स लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स। अब ये जो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन है ये कह रहे हैं कि एक स्पेशल टाइप का टाइट्रेशन है जिसको क्या है कॉमनली यानी आम तौर से यूज़ किया जाता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन। ये कह रहे हैं कि जो हैलाइड्स होते हैं उनके कंसंट्रेशन के डिटर्मिनेशन के लिए, उनकी प्रेजेंस को जानने के लिए ये वाला जो टाइट्रेशन है प्रिसिपिटेशन, इसको यूज़ किया जाता है। अब हैलाइड्स क्या है, तो हैलाइड्स क्या होते हैं, इसको एक्स से भी डिनोट किया जाता है। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, अगर आपको याद है, आपने वो एलिमेंट वाला चार्ट पढ़ा होगा तो बताइए कि कमेंट करके कि वो दूसरे और कौन से हैं। जैसे कि क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, इसके अलावा और भी हैलाइड्स में आते हैं, वो कौन से हैं, ठीक है।
अगली बात, अगला जो पॉइंट है इस वाले प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में, वो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, इज यूज्ड इन प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में इसको यूज़ किया जाता है एज ए प्रिसिपिटेटिंग एजेंट। किस लिए इसको यूज़ किया जाता है? प्रिसिपिटेटिंग एजेंट, यानी ये प्रिसिपिटेशन कराएगा। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अर्जेंटीमेट्रिक टाइट्रेशन। तो इसलिए चूँकि सिल्वर नाइट्रेट यूज़ हो रहा है तो इसलिए इसको अर्जेंटीमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहा जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अर्जेंटीमेट्रिक टाइट्रेशन किस टाइट्रेशन को कहते हैं, तो आप कह सकते हैं प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन को। या आप ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अर्जेंटीमेट्रिक टाइट्रेशन क्यों कहा जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट की वजह से कहा जाता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ प्रिसिपिटेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। टू डिटेक्ट एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन 3 मेन मेथड्स या प्रोसीजर्स आर यूज्ड दैट आर फॉलोइंग। ये कह रहे हैं कि इसका जो एंड पॉइंट होता है, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट होता है, यानी जहाँ पे टाइट्रेशन कंप्लीट होता है, उसके लिए 3 मेन क्या है प्रोसीजर यूज़ होते हैं पहचानने के लिए। उसमें से एक होता है मोहर्स मेथड, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये तीनों किस में आते हैं? प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर आते हैं। मोहर्स मेथड, वोल्हार्ड्स मेथड, क्या है वोल्हार्ड्स मेथड, और फजान्स मेथड। ये 3 मेथड हैं जो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन मेथड के अंदर कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है ना। ये मेन है, और भी हो सकते हैं लेकिन ये मेन है। अब ये मोहर्स मेथड क्या है, तो मोहर्स मेथड इज ए टाइट्रेशन टेक्निक यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। आप इसकी जगह पे कह सकते हैं इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है ना, टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस इन ए सॉल्यूशन। तो मोहर्स मेथड क्या है, तो मोहर्स मेथड एक ऐसा टाइट्रेशन है या टाइट्रेशन टेक्निक है जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम यूज़ करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी एनालिसिस वाले केमिस्ट्री के अंदर। किस काम के लिए? कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस, ठीक है ना, खास तौर से क्लोराइड आयन के कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और वो क्लोराइड आयन जो किसी सोल्यूशन के अंदर है, समझ रहे ना, कोई मतलब सॉलिड फॉर्म में है, सूखा हुआ है, तो उसमें नहीं, इसको यूज़ करते हैं पता करने के, जो सॉल्यूशन में उसके अंदर। इट इज़ ए वाइडली यूज्ड मेथड इन वेरियस फील्ड, और ये जो मेथड है इसको वाइडली यूज़ किया जाता है। प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है? मोहर्स मेथड इन्वॉल्व्स द टाइट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस विद सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम क्रोमेट एज एन इंडिकेटर। तो इसमें क्या होता है, तो कह रहे हैं कि इसमें जो टाइट्रेशन होता है वो क्लोराइड आयन सिल्वर नाइट्रेट के साथ में क्या करते हैं, ये समझ एक तरीके से रिएक्शन करते हैं, समझ रहे हैं ना। वही है कि इसमें क्या होता है, टाइट्रेशन इन्वॉल्व होता है, क्या होता है, क्लोराइड आयन सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट करते हैं। बल्कि सिल्वर नाइट्रेट जो है ये टाइट्रेंट है, क्या है, टाइट्रेंट है, आप देखेंगे भी आगे। और ये जो क्या कहते हैं क्लोराइड आयन है, इसी को तो पता लगाना है, तो ये हमारा क्या है, टाइट्रेट या एनालाइट है, ठीक है। और इसमें जो इंडिकेटर यूज होता है वो क्या, हमारा पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है ना, K2CrO4, ठीक है, K2CrO4, ये हमारा क्या है, इंडिकेटर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं टाइट्रेंट कौन सा हमारा AgNO3 यानी ये ऊपर ब्यूरेट के अंदर होगा। उसके बाद NaCl, ये अननोन है, ठीक है ना, NaCl है तो, लेकिन उसका कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन के अंदर वो पता नहीं है, तो इसी को पता करना है, ठीक है ना। कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर NaCl है, इसमें क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है वो हमको मालूम करना है। उसके बाद क्या है, इंडिकेटर, तो इंडिकेटर आपका क्या नाम है उसका, पोटेशियम क्रोमेट, ये आपका इंडिकेटर। ये 3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, बाकी मेथड और प्रोसीजर सेम है। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, इसमें AgNO3, समझ रहे हैं, AgNO3 रिएक्ट करेगा NaCl के साथ में, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ में पहले क्या कहते हैं रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, AgCl बनाएगा, जो कि प्रिसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है ना, ये आपको एरो का निशान बता रहा है। उसके बाद क्या है, स्टेप 2 में AgNO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा, K2CrO4 के साथ में, पोटेशियम क्रोमेट के साथ में रिएक्ट करेगा। और जब इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो फिर क्या बनाएगा, Ag2CrO4, और ये रेड कलर का दिखने लग जाएगा। समझ रहे, किस कलर का दिखने लग जाएगा, रेड कलर का दिखने लग जाएगा। और जैसे रेड कलर का दिखेगा तो समझ लिए कि क्या है, ये टाइट्रेशन आपका एंड पॉइंट आ गया, टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया, वहीं पे आप इसको बंद कर देंगे, AgNO3 को गिरने नहीं देंगे। जैसा कि आपने इसमें देखा रखा मैंने, ये आपका कॉनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर हमने क्या रखा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड डाल दिया, यानी जो जिसका कंसंट्रेशन हमको मालूम नहीं, यानी इसके अंदर पहले से है, उसके अंदर हमने इंडिकेटर डाल दिया, ठीक। उसके बाद क्या किया, यहाँ से AgNO3 को यहाँ से खोला और इसके अंदर गिराने लगे। जब गिरता रहा, जैसे इसका कलर चेंज होगा फौरन इसको बंद कर देंगे और उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे कितना अमाउंट हमारा इसका यूज़ हुआ है। जितना
इसका अमाउंट यूज़ हुआ उसी में से माइनस करके निकाल लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि NaCl नहीं बल्कि क्लोराइड का कंसंट्रेशन इसमें कितना है। दूसरा जो है प्रिसिपिटेशन मेथड में वो है वोल्हार्ड मेथड, ठीक है ना, वोल्हार्ड्स मेथड, ठीक है। तो ये भी क्या है, मतलब एक प्रिसिपिटेशन मेथड है और ये किस में काम करता है, एसिडिक मीडियम में काम करता है। किस में करता है, एसिडिक मीडियम में काम करता है, इसीलिए हमें क्या है इसमें एसिड भी अलग से मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऊपर वाले में हमने एसिड नहीं मिलाया था, लेकिन ये जो है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, तो इसलिए हम इसको क्या है अलग से इसमें एसिड मिलाएंगे। वोल्हार्ड टाइट्रेशन मेथड जो है इज ए प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, ये भी क्या तरीके का प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन मेथड है, यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयंस इन ए सोल्यूशन। तो इसको भी हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, तो क्या कहते हैं कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए, जैसे क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, तो इसके आयंस के कंसंट्रेशन को किसी सॉल्यूशन के अंदर है उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको जानने के लिए, पहचानने के लिए, पड़ताल करने के लिए यूज़ करते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय द जैकब वोल्हार्ड, इसको किसने डेवलप किया था, जैकब वोल्हार्ड ने इसको डेवलप किया था, इसलिए इसको वोल्हार्ड मेथड बोलते हैं। और उसको मोहर ने किया था, इसलिए मोहर्स मेथड बोलते हैं। इसको कब किया था, 1874 के अंदर। प्रिंसिपल क्या, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये, द मेथड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन द हैलाइड आयंस, ठीक है ना, जो आपका हैलाइड आयंस जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो ये जो आयंस है तो इनका रिएक्शन होता है, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, दूसरा किसके साथ में होता है, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, या सिर्फ आप इतना रखिए सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन होता है, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ थायोसाइनेट, ठीक है ना, SCN, थायोसाइनेट एंड फेरिक आयंस। तो क्या कहते हैं इनका रिएक्शन होगा किसके बीच में, हैलाइड्स और AgNO3, इनका पहले रिएक्शन होगा, ठीक है ना। किसके प्रेजेंस में होता है, तो ये जो है ना आपके इंडिकेटर हैं, थायोसाइनेट और फेरिक आयंस, ये क्या एक तरीके के इंडिकेटर है, ठीक। द रिएक्शन फॉर्म ए प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर हैलाइड, तो फिर क्या होता है, सिल्वर हैलाइड का एक प्रिसिपिटेट बन जाता है, एक पपड़ी सी बन जाती है, छोटे छोटे समझिए कि क्या कहते हैं छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे दाने जैसी चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, तो इसमें टाइट्रेंट होगा तभी तो होगा टाइट्रेशन, वरना होगा नहीं। एनालाइट होगा, ये भी ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना नहीं हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें तो सेम है, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग क्लोराइड आयन का ही कंसंट्रेशन मालूम कर रहे हैं, इस वाले अंदर के भी, उसमें भी हमने क्लोराइड आयन का ही कंसंट्रेशन मालूम किया, इसमें भी हम लोग वही कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम दूसरा भी ले सकते हैं, ब्रोमाइड वाला, कोई ऐसा सॉल्यूशन इसके अंदर ब्रोमाइड है, ठीक है ना, सोडियम ब्रोमाइड मान लीजिए, तो यहाँ पे Br लगा दीजिए, लेकिन हम लोग इसी को ले रहे हैं अभी। इंडिकेटर इसमें क्या होगा, तो दो चीज़ें मिलके इंडिकेटर का काम करेंगी, ठीक है ना। एक तो फेरिक आयंस हैं, या आयन थर्ड ऑक्साइड भी बोलेंगे इसको, या फेरिक आयंस बोल सकते हैं, और दूसरा क्या है, थियोसाइनेट SCN, ठीक है ना। ये पूरा इंडिकेटर है, चूंकि ये आपने पढ़ा कि ये एसिडिक मीडियम में काम करता है, इसलिए हम इसमें एसिड भी ऐड करेंगे। तो जैसे कि एसिड हमारा क्या है, नाइट्रिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड में हमने यूज़ कर लिया। उसके अलावा नाइट्रोबेंजीन इज यूज टू प्रिवेंट सिल्वर क्लोराइड टू रिएक्ट विद अमोनियम थायोसाइनेट, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसमें नाइट्रोबेंजीन भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ताकि सिल्वर क्लोराइड क्या है ये रिएक्ट न करे अमोनियम थियोसाइनेट के साथ में, ताकि ये रिएक्ट न करे अमोनियम थायोसाइनेट के साथ में, कुछ भी पढ़ लीजिए आप इसको, ठीक है। तो इसलिए नाइट्रोबेंजीन भी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, जो मेन रिएक्शन होगा उनके बीच में होगा, ठीक। अब देखिए इसका क्या स्टेप है, कैसे रिएक्शन होता है, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, AgNO3 रिएक्ट करेगा NaCl के साथ में, AgCl प्रिसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पे क्या होता है, AgNO3, चूंकि अभी ये खत्म हो गए, ये NaCl के जो क्या कहते हैं क्लोराइड आयन जो है Cl, वो उनका आयन कंसंट्रेशन खत्म हो गया, जितना थे वो खत्म हो गए, ठीक है। अब उसके बाद ये जो अभी तो ये ऊपर से आ रहा है, तो ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा, SCN के साथ में, यानी थायोसाइनेट के साथ में रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, AgSCN, ठीक है ना। इसके बाद फिर उसके बाद जो क्या कहते हैं AgSCN है, ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी ये भी तो है, फेरिक आयन भी तो है, तो फिर इसके साथ में रिएक्शन करेंगे Fe3+ के साथ में, तो फिर क्या बनेगा, FeSCN बनेगा, ठीक है ना। जैसे ये बनेगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा, फेरिक थायोसाइनेट बनेगा। तो एक जैसे ईंट होती है ना, ईंट लाल कलर की, उस जैसा एक रेड कलर वहाँ पे दिखने लगेगा, जो ये बताता है कि ये एंड पॉइंट है। जैसे कलर यहाँ पे ये जाहिर होगा, दिखेगा, वैसे ही हम इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। इसके अंदर NaCl भी है, इसी के अंदर क्या हमने ये पूरा समझिए आपका इंडिकेटर ये डाल दिया,
फिर उसके अंदर हमने एसिड डाल दिया और नाइट्रोबेंजीन डाल दिया, फिर उनको क्या कहते हैं ताकि आपस में रिएक्शन ना करें। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, यहाँ से इसको खोलेंगे, गिरता रहेगा, जैसे कलर बदला इसको बंद कर दिया, ठीक है ना। हम वही एंड पॉइंट है और उसके बाद फिर कैलकुलेशन कर लेंगे कितना ये यूज़ हुआ, जितना यूज़ हुआ उसको माइनस करके निकाल लेंगे भाई। उसके अलावा जो है वो क्या जितना यूज़ हुआ उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके और कंसंट्रेशन हम पता कर लेते हैं। लेकिन ये इतना ईजी नहीं है, उसमें अभी बहुत झाम ताम होता है। ये तो आपको सिंपल बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये हो जाता है, समझ रहे हैं ना। उसके अलावा क्या है, तीसरा जो है फजान मेथड है। क्या है तीसरा? फजान मेथड। ये भी एक तरीके का प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन है, ठीक है ना। फजान्स मेथड ऑल्सो नोन एज फजान्स एंड पॉइंट डिटेक्शन, इसको एंड पॉइंट डिटेक्शन भी बोलते हैं और उनको भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मोहर्स एंड पॉइंट डिटेक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है यूज्ड इन प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ ए रिएक्शन, यानी कि टू डिटरमाइन द हैलाइड्स कंसंट्रेशन। जैसे कि वो यूज हो रहा था वोल्हार्ड मेथड, ऐसे ये भी यूज होता है। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर, और इसमें जो इंडिकेटर यूज होता है एब्जॉर्प्शन करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर, इसमें यूज होता है। विच आर द सब्सटेंस दैट चेंज कलर, और जो कि फिर कलर चेंज कर देते हैं सब्सटेंस का, व्हेन एब्जॉर्ब ऑनटू द सरफेस ऑफ द प्रिसिपिटेट। और क्या जो प्रिसिपिटेट है उसके सरफेस पे वो चीज़ों को एब्जॉर्ब किया, और जैसे एब्जॉर्ब करता वैसे ही उस प्रिसिपिटेट का कलर चेंज हो जाता है, जो हमको ये बताता है कि ये एंड पॉइंट है और वहीं पे टाइट्रेशन को बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? दिस मेथड या द मेथड इज दिस, कर लीजिए इसको, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द एब्जॉर्प्शन ऑफ एन इंडिकेटर आयन onto the surface of the precipitate and change the color of solution। नहीं है ये, बल्कि precipitate है, और वो precipitate के कलर को चेंज कर देता है। क्या कहते हैं? एब्जॉर्ब कर लेता है प्रिसिपिटेट के ऊपर, समझ रहे? एब्जॉर्प्शन का काम करता है, जैसे एब्जॉर्प्शन करता है। अब कौन सा सब्सटेंस है वो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे उसको वो एब्जॉर्ब करता है तो कलर चेंज हो जाता है, जैसे कलर चेंज होता है वहाँ पे वो इसका एंड पॉइंट होता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? तो एक है टाइट्रेंट, ठीक है ना। तो इसमें भी टाइट्रेंट AgNO3 हमने लिया है, प्रिसिपिटेशन कराने के लिए हम इसको ले रहे हैं, ठीक है ना। और हमको किसका कंसंट्रेशन मालूम करना है, तो हैलाइड में से किसी का कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है? क्लोराइड है, ठीक है ना, Cl-, ये क्लोराइड, इसका कंसंट्रेशन मालूम करना कि आयन का कंसंट्रेशन कितना है। तीसरा इसमें इंडिकेटर कौन सा यूज होता है? तो डाइक्लोरोफ्लोरोसिन, ठीक है ना, डाइक्लोरोफ्लोरोसिन ये इंडिकेटर है। DCF अगर याद ना हो तो आप इसको याद कर लीजिए, या डाइक्लोरोफ्लोरोसिन, डाइक्लोरोफ्लोरोसिन, ठीक है ना, डाइक्लोरोफ्लोरोसिन ये इंडिकेटर है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा इसका टाइट्रेशन? तो इसके अंदर हमने क्या है, इसके अंदर NaCl है जिसका कंसंट्रेशन हमको मालूम नहीं है, NaCl में इसका Cl का, और इसके अंदर क्या है? DCF इंडिकेटर है, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो AgNO3 है ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में? NaCl का। यहाँ से हम लोग उसको खोलेंगे तो ये आएगा NaCl के साथ में रिएक्शन करेगा, तो प्रिसिपिटेशन बन जाएगा AgCl का, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। उसके बाद AgNO3 ये अब किसके साथ में रिएक्शन करेगा? चूंकि खत्म हो गए, जितने थे क्लोराइड आयन खत्म हो गए, अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में? इस क्या कहते हैं जो आपका इंडिकेटर है, ठीक है ना, ये प्रिसिपिटेट बन गया, ठीक है। और अब ये जो क्या कहते हैं AgNO3 ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में? DCF के साथ में, और इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो ए पिंक कलर्ड लेयर फॉर्म्ड ऑन AgCl प्रिसिपिटेट। तो जो AgCl ये बना था इसी के ऊपर एक लेयर और बन जाएगी, समझ रहे हैं। ये तो पहले से एक लेयर है, इसी के ऊपर एक क्या है? पिंक कलर की एक लेयर बन जाती है, ठीक है ना। किसके ऊपर? इसी एक प्रिसिपिटेट है, ये मान लीजिए एक प्रिसिपिटेट है, ये कुछ बना हुआ है, इसी के ऊपर एक लेयर और बन जा रही है, समझ रहे हैं। तो ये लेयर बनेगी तो समझ जाएंगे, ये तो क्या कहते हैं कलरलेस है, और ये क्या पिंक कलर की एक लेयर बनेगी। जैसे लेयर बनेगी हम समझ जाएंगे कि एंड पॉइंट आ गया, इसको यहाँ से बंद कर देंगे फौरन, समझ रहे, टोटी को बंद करेंगे यहाँ से। AgNO3 को कहेंगे रुक जा भाई, बस काम हो गया, दैट्स एनफ, हमारा तो यही मतलब यहीं तक जाना था, एंड पॉइंट है ये, चलो रुक जाओ। तो ये रुक जाएगा यहीं पे। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, देखें कितना AgNO3 यूज़ हुआ है, उसके हिसाब से माइनस करके निकाल लेंगे कि इसका क्या कहते हैं क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन इसके अंदर कितना है। तो ये जो था आपका प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। नाम तो इसका कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये टाइट्रेशन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, और जटिल इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे चूंकि मेटल आयंस हैं
और उनके साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है कोई दूसरा आके, समझ रहे। ये मान लीजिए मेटल आयंस हैं और कोई इधर से आके इसके बाद जुड़ रहा है, इधर से जोड़ ले रहा है, इधर से बॉन्ड बना लिया, इधर से बॉन्ड बना लिया, समझ रहे। 4-4 5-5 तरह से 6-6 तरीके से बॉन्ड बना लेते हैं उससे, और ये जो बॉन्ड होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं, समझ। इसलिए नहीं कि ये टाइट्रेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, कोई कर ही नहीं सकता, बहुत टफ है, ऐसा नहीं है, ठीक। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपने पीछे कहीं पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। चिलेशन एक प्रोसेस होता है, समझ रहे हैं। ये B.Pharm में आप पढ़ेंगे, वो डिटेल में है, लेकिन यहाँ पे इतना आपके सिलेबस में है नहीं। सिर्फ इतना याद रखिए कि कोई मेटल आयन है, ठीक है ना, और इसमें कोई बाइडेंटेट या टेट्राडेंटेट जो कोई मतलब एक सब्सटेंस है, ठीक है ना, चिलेटिंग एजेंट है, वो आके इसके साथ में क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। मान लीजिए ये आयन है, ये मेटल है कोई, इसके साथ में ये है कोई, इधर से वो बना लिया, इधर से बना लिया, कोई ऐसा है कि वो जैसे कि ADT है, वो 6-6 मतलब क्या कहते हैं वो बना लेता है इसके साथ में, मतलब बॉन्ड बना लेता है, समझ रहे हैं। तो मेटल के साथ में जो बॉन्ड बनता है उसी को बोलते हैं चिलेशन, या इसको कॉम्प्लेक्सेशन भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्सेशन तो एक मतलब बहुत कॉमन टर्म है, उसमें अलग अलग तरीके के बहुत सारे क्या कहते हैं मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, लेकिन जो कहते हैं मतलब मेटल के साथ में जब बनता है उसको बोलते हैं चिलेशन या किलेशन, दोनों तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी बेस पे ये भी है, समझ रहे हैं, कि कोई मेटल आयन है, उसके साथ में कुछ चीज़ें आके वो मतलब उसके साथ में कॉम्प्लेक्स बना रही, जो चीज़ें आके उसके साथ में कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, यानी एक तरीके का बॉन्ड बनाती हैं, उसको बोलते हैं लिगांड। क्या बोलते हैं, लिगांड्स बोलते हैं। तो लिगांड आके उसके साथ में बॉन्ड बना लेते हैं, तो उस मतलब अब जो सब्सटेंस जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेशन, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज ए टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये भी एक तरीके का क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है विच इज यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस इन ए सॉल्यूशन। याद रखिएगा, यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो दूसरा है कि इसका दूसरा नाम क्या है, और इसमें क्या है, मेटल आयन के कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए जो मतलब टाइट्रेशन हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। और ये भी मेटल आयन क्या है, सॉल्यूशन के अंदर होना चाहिए। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, यहाँ पे मेट्रिक कर लीजिए, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज particularly useful for the determination of a mixture of different metal ions। ये कह रहे हैं कि ये मतलब उस वक्त में ज़्यादा मतलब अच्छा है, हेल्पफुल है, और उसमें इसको यूज़ किया जाता है ख़ास तौर से कब, जबकि मतलब कई सारे डिफरेंट मेटल आयंस एक साथ में मिले हुए हैं और उसके मतलब अलग अलग आयंस के डिटर्मिनेशन हमको करना है, तो उसमें इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इन दिस टाइट्रेशन ए चिलेटिंग एजेंट या किलेटिंग एजेंट या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, जैसे कि EDTA है, तो ये क्या है, ये एक चिलेटिंग एजेंट है या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक या क्या कह सकते हैं आप कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता है इज यूज्ड एज ए टाइट्रेंट, तो इसको टाइट्रेंट के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स बनवाएगा, ठीक है ना। तो ADTA यूज़ होता है। विच मेक ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय रिएक्टिंग विद एनालाइट, जो कि मेटल आयन के साथ में, जो कि एक तरीके का एनालाइट है जिसको हमको ढूंढना है उसका कंसंट्रेशन, तो उसके साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है ना। जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक आयंस हो गए, ठीक है ना। कैल्शियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गए, जिंक आयन हो गए, और भी जो मतलब मेटल आयंस हैं उनके साथ में ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय द ए कलर चेंज, और इसमें भी एंड पॉइंट जो होता है वो कलर चेंज के जरिए से पता चलता है। और कब होता है कि व्हेन टाइट्रेंट रिएक्ट विद इंडिकेटर, जब टाइट्रेंट जो है वो इंडिकेटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है, जो ये तो आप पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब इसमें जो इंडिकेटर यूज होते हैं वो कौन से हैं, ये थोड़ा नए हैं तो देख लीजिएगा। आप शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं, EBT, इसको बोलते हैं एरियोक्रोम, क्या बोलते हैं, एरियोक्रोम ब्लैक टी, एरियोक्रोम ब्लैक टी, एरियोक्रोम रेड बी, एरियोक्रोम रेड बी ERB, ठीक है ना, या पेटोन रीडर, ठीक है। ये आप क्या है, ये मतलब इंडिकेटर है, इनमें से कोई एक यूज़ होगा। ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं इसमें कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर। यहाँ से 1 आध नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। डिफरेंट चिलेटिंग एजेंट एंड इंडिकेटर्स में यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट मेटल आयंस। ये कह रहे हैं जैसा मेटल आयन है, यानी जैसे अलग अलग मेटल आयन हैं, ऐसे ही अलग अलग क्या है उनके मतलब हिसाब से, उनके जो मतलब उनके लिए सही होंगे, ऐसे चिलेटिंग एजेंट या किलेटिंग बोल सकते हैं, किलेटिंग एजेंट, और उन्हीं के हिसाब से अलग अलग क्या कहते हैं जो इंडिकेटर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए।
EDTA जो है इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है चिलेटिंग एजेंट के तौर पे। अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि टाइट्रेंट हमारा क्या हो गया। हाँ, अब इसका फुल फॉर्म भी कभी बार पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये सब एक साथ मिला हुआ लिखा हुआ आपको नज़र आता होगा। इसको अलग अलग करके आप पढ़िएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। एथिलीन डाई अमीन यहाँ पे अलग कर दीजिए। उसके बाद टेट्रा एसेटिक एसिड, एथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसेटिक एसिड, ये आप इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद एनालाइट जो इसके अंदर होगा, ठीक है ना। ये एडीटीए इसके अंदर ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, जो कॉम्प्लेक्स बनवाएगा वो ये क्या है, ये टाइट्रेंट है, वो इसके अंदर आ गया यहाँ पे ब्यूरेट के अंदर। उसके बाद इसके अंदर जो कैल्शियम आयन है, तो यह कोई सा भी आयन है जो जिसका हमको कंसंट्रेशन निकालना है, कंसंट्रेशन मालूम नहीं है। ये तो हमको मालूम है कि कैल्शियम आयन है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन क्या है वही तो मालूम करना है असल में, ठीक है। तो वो इसके अंदर आ गया। उसके अलावा इंडिकेटर जैसे कि EBTA वो इसके अंदर पहले से हमने डाल रखा है। उसके बाद यहाँ से ये आना शुरू करेगा, आएगा रिएक्ट करेगा कैल्शियम आयन के साथ। जब ये खत्म हो जाएंगे ये रिएक्ट करेगा, इसके साथ में कलर चेंज होगा, फ़ौरन इसको बंद कर देंगे हम। इसको बंद करेंगे, एंड पॉइंट आ जाएगा और वहाँ पे आपका जो क्या कहते हैं टाइट्रेशन कंप्लीट होगा। कैलकुलेट करेंगे और निकाल लेंगे ये कितने यहाँ पे कैल्शियम आयन हैं। हाँ, एक चीज़ और जो क्या कहते हैं EDTA है वो है क्या कहते हैं उसके अंदर 6 डेंटेट होते हैं। डेंटेट वो होता है जैसे कि मान लीजिए ये मेटल आयन है, तो हमारे पास एक मतलब लिगांड ऐसा है जिसके पास दो साइट ऐसे हैं जहाँ से ये रिएक्शन बनाएगा और रिएक्शन कर रहा हो बॉन्ड बनाएगा इसके साथ में, समझ रहे हैं। 2 बॉन्ड यहाँ से ये बॉन्ड बना रहा है, तो ये एक क्या कहते हैं डेंटेट हो गया, ये 2 डेंटेट हो गया, ठीक है ना। 1 डेंटेट और 2 डेंटेट, ये इसे बोलते हैं बाई डेंटेट, ठीक है ना। लेकिन जो EDTA है वो 6 जगह से क्या कहते हैं मतलब ये मान लीजिए मेटल आयन है तो वो 6 जगह से अलग अलग तरीके से क्या करता है इसके साथ में बॉन्ड बनाता है। मान लीजिए ये ऐसा है, मतलब उसका स्ट्रक्चर इधर से भी बना रहा है, इधर से बना रहा है, इधर से बना रहा है, फिर इधर से बना रहा है, फिर यहीं से इधर निकला हुआ इधर से बना रहा है, इधर से बना रहा है, समझ रहे। तो वो क्या है उसके अंदर 6 डेंटेट होते हैं, ठीक है ना। हेक्सा डेंटेट आप उसको कहेंगे, तो उसके अंदर 6 डेंटेट होते हैं, ठीक। एक आध नंबर का क्वेश्चन अगर पूछ ले कभी, ये इसलिए बता रहा हूँ, ये डीप चीज़ें थोड़ी सी हो सकता है कि एग्जिट में पूछ ले इस टाइप का क्वेश्चन। और लिगांड तो आप समझ ही गए हैं, ये क्या कहते हैं जो EDTA है एक तरीके का लिगांड है, ठीक है ना, एक तरीके का लिगांड होता है वो। रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, तो ये भी एक तरीके का टाइट्रेशन है, ठीक है ना। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ये भी आता है। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन इज ए टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ये भी है। इन विच रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स, इसमें क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन अकर होता है, यानी इस थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है ना, इसी में से क्वेश्चन पूछता है, ये थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक नोट पूछेगा, मैंने काफ़ी अच्छा और काफ़ी शॉर्ट नोट आपको दिया, लेकिन इन सब के मुकाबले में थोड़ा लॉन्ग है इसलिए कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसके अंदर होता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब क्या है, घबराने की चीज़ नहीं, सारी चीज़ें आपको डिटेल में आप मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। और इसमें किसके अंदर होता है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ये एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच में होगा, ठीक है। ये तो देख ही रहे हैं आप किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है। दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो क्या कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन है, या आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, जो ये रिएक्शंस हैं इसमें क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है आपका एनालाइट है, एक टाइट्रेंट है, पता चला इसके क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर हो रहा है इसको, या इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इसको, ठीक है। ये होता है इसके अंदर, ठीक है। रिजल्टिंग इन ए कलर चेंज, फिर क्या है आखिर में एक कलर चेंज होता है। तो क्या होता है अब इसका एंड पॉइंट कैसे होता है, तो एक तो ये कि आखिर में हो सकता है कि उसका कलर चेंज हो रहा हो, या क्या कहते हैं कोई पोटेंशियल चेंज ऐसा हो रहा है जिससे हमको पता चल जा रहा है, या कोई और ऐसा मतलब चीज़ आ रही है जो हमको ये बता रही है कि ये एंड पॉइंट इसका आ गया है। अब रिडॉक्स टाइट्रेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सब्सटेंस बाय रिएक्टिंग इट विद ए नॉन अमाउंट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें क्या होता है रिडॉक्स टाइट्रेशन, आपको पता चल गया है कि ये भी एक तरीके का क्या है एनालिसिस है, जिसमें कंसंट्रेशन हम लोग मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं। अलग अलग तरीके के कंसंट्रेशन मालूम किया जाता है इसके ज़रिए से, लेकिन वो ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जिसके अंदर मतलब रिडक्शन हो सकता हो या जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो सकता हो, उन्हीं को मालूम करेंगे। जैसे कि कुछ विटामिन होते हैं, शुगर होते हैं, रेड्यूसिंग शुगर होते हैं, समझ रहे, तो शुगर उसका भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि अमाइनो एसिड्स है, तो उनका कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए इसको यूज़ किया जा
सकता है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग यानी जो ऑक्सीडेशन कराए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, जो रिडक्शन कराए वो रेड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो सकता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है किसके अंदर, ऑक्सीडेशन के अंदर, ठीक है। या तो क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा, ऑक्सीजन का गेन होगा, यानी कि मान लीजिए कोई ये सब्सटेंस है, इसका क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन हुआ तो इसके अंदर ऑक्सीजन आके जुड़ गया, समझ रहे, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन आके उसके अंदर जुड़ गया, ये बोल रहे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है। या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या तो इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसका क्या हो गया, लॉस हो गया, ये चला गया निकल के यहाँ से, समझ रहे, निकल के चला गया। तो ये 3 चीज़ें हो सकती हैं, और भी एक दो चीज़ें हैं जो हो सकती है, जैसे कि नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन घटता बढ़ता है, उसमें जाना आपको नहीं है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो ऐसे ही रिडक्शन में क्या होगा, तो इसी का उल्टा हो जाएगा। रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें लॉस हो रहा था, इसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो रिडक्शन होगा उसमें। या तो क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, समझ रहे हैं, या क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, समझ, इसका सेम उल्टा है इसके अंदर, रिडक्शन के अंदर, समझ रहे, ये ज़्यादातर एक ही साथ में होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है और इधर रिडक्शन होता है, दो क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस तरीके से साथ में होता रहता है। अब हम अभी तो ये आपने थोड़ा उसके बारे में पढ़ लिया, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ठीक है ना, या जो रिडॉक्स टाइट्रेशन है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो सिंपल सा आप लिखिएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसका प्रिंसिपल इस पर ये काम करता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये रिडॉक्स टाइट्रेशन पूछा है, ठीक है ना, हमारे टाइम पे भी पूछा था। टाइट्रेंट, तो इसमें टाइट्रेंट क्या होगा, जो ब्यूरेट के अंदर होगा तो वो होगा आपका आयोडीन, क्या होगा, आयोडीन होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, एनालाइट, तो एनालाइट में क्या होगा आपका थियोसल्फेट आयंस, क्या होंगे, थियोसल्फेट आयंस, ये इसका हम लोग कर रहे हैं। ऐसे विटामिन का भी होता है लेकिन उसके अंदर फिर सारा कुछ बदलना पड़ेगा, तो आपको ये इतना याद रखना। इंडिकेटर इसमें क्या होगा, स्टार्च हो जाएगा। बाकी प्रोसेस सेम है, ठीक है ना, पहले ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा, ये खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, कलर चेंज होगा और फिर क्या होगा, आपको वहाँ पे एंड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या होगा, और आपने पढ़ा है कि इसमें होगा क्या, तो पहला स्टेप क्या है कि इसमें जो थायोसल्फेट आयन है वो रिएक्शन करेंगे आयोडीन के साथ में, आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो जब रिएक्शन करेंगे तो फिर हमको रिजल्ट में क्या मिलता है, SOO6 2-, और फिर यहाँ पे देखिए कि ये क्या हो गया, आयोडाइड बन गया है, यानी इसके पास में आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, दोनों पे क्या है, एक निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है, इसके साथ में रिएक्शन, ये इसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, ये क्या कहते हैं, ये इसके साथ में रिएक्शन कर रहा है। जब ये ख़त्म हो जाएंगे फिर अब ये रिएक्शन किसके साथ में करेगा, जो इंडिकेटर है हमारा स्टार्च, उसके साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है ना। तो आयोडीन इसके साथ में रिएक्शन करेगा और जैसे इसके साथ में रिएक्शन करेगा कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, कैसा कलर आ जाएगा, ब्लू कलर दे देगा, ठीक है ना, कलरलेस टू ब्लू कलर होगा। जैसे ब्लू कलर होगा हम समझ जाएंगे कि रिएक्शन हो गया है कंप्लीट, यानी एंड पॉइंट आ जाएगा, इसको बंद कर देंगे। तो ये जो आयोडीन है, ठीक है ना, ये आयोडीन जो है ये क्या कहते हैं, ये हमारा टाइट्रेंट इसके अंदर भरा हुआ है, और यहाँ पे क्या है हमारा ये जो क्या कहते हैं थायोसल्फेट आयंस हैं वो इसके अंदर भरे हुए हैं, S2O3 2-, ठीक है ना, और इसके अंदर इंडिकेटर भी है। इसी का कंसंट्रेशन मालूम करना है तो इसके ज़रिए से हम लोग मालूम कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन के, या आप कह सकते हैं चार्ज के ट्रांसफ़र के ज़रिए से हो रहा है, ठीक है। तो अब कितना यूज़ हुआ आयोडीन, उसके ज़रिए से हम लोग पता लगाएंगे इसका, ठीक। अब अगला एक टॉपिक रह गया, सिर्फ यही एक टॉपिक रह गया, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, तो इसको हम लोग वेट एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस नहीं है, इसमें चीज़ों को हम लोग नापेंगे नहीं, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, वजन किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसमें क्या होता है, वेट होता है, ठीक। अब इसका प्रिंसिपल और मेथड क्या है, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज अ टाइप ऑफ एनालिसिस, ये भी तरीके का एनालिसिस है, यानी ये जांच पड़ताल है। एनालिसिस मतलब जांच पड़ताल हो रहा है, इन विच कंसंट्रेशन ऑफ ए अननोन सब्सटेंस इज डिटरमाइंड। और इसमें क्या कहते हैं, एक अननोन सब्सटेंस का कंसंट्रेशन हम लोग डिटरमाइन करते हैं, कैसे करते हैं, बाय वेइंग द प्रिसिपिटेट ऑफ दिस सब्सटेंस। इसमें क्या कहते हैं, जो सब्सटेंस उसका प्रिसिपिटेट बनाते हैं और फिर उसको मतलब साफ़ सफाई करके और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, वेट को क्या कहते हैं, मतलब वज़न करते हैं। अब इसमें ऐसा होता है कि एक स्टैंडर्ड होता है और एक सैंपल होता है। जैसे कि आपने अगर पढ़ा होगा पिछला वाला सबक जो फर्स्ट चैप्टर था
कि लिमिट टेस्ट में उसमें एक स्टैंडर्ड होता है, एक क्या कहते हैं हमारा सैंपल होता है। तो एक स्टैंडर्ड लिया जिसका हमको मालूम है कि उसको हम जब जलाते हैं, जब उसको हम प्रिसिपिटेट बनाते हैं, उसको जलाते हैं, सुखाते हैं और उसके बाद जब वज़न करते हैं, मान लीजिए 10 ग्राम है, उसको जब हम लोग उसके जो प्रिसिपिटेट को वज़न करते हैं तो कितना आता है हमको मालूम है, तो वो उतना ही आएगा, ठीक है ना। उसी के साथ में उतने ही अमाउंट में हम दूसरी चीज़ को ले रहे हैं और फिर हम वही केमिकल जो उसके अंदर मिला है यही इसके अंदर भी मिला रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका वज़न कितना आ रहा है, उसी के बराबर आ रहा है, तो हमको मालूम कर लेते हैं कि अच्छा इसके अंदर भी उतना ही कंसंट्रेशन, उससे कम आ रहा है, इसके अंदर कंसंट्रेशन कम है, उससे ज़्यादा आ रहा है तो इसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। और भी फिर टेक्निक यूज़ करके पूरा अच्छे से उसको मालूम किया जाता है। द मेजर्ड वेट इज कंपेयर्ड विद द वेट ऑफ द प्रिसिपिटेट ऑफ ए नॉन सब्सटेंस। ये कह रहे हैं हमने जो ये मेथड अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद जो वेट आता है तो उस वेट को हम लोग जो हमारा स्टैंडर्ड, ठीक है ना, सब्सटेंस है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि नॉन सब्सटेंस जो है हमारा स्टैंडर्ड होगा, ठीक है ना, स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, तो उसके वेट से हम दोनों को क्या कहते हैं कंपेयर करते हैं और एक कंक्लूजन निकालते हैं, एक नतीजे पे पहुंचते हैं। अब इसमें कैसे क्या क्या होता है, दिस मेथड इज अप्लाइड फॉर दिस सब्सटेंस हुज प्रिसिपिटेट आर नॉट सोल्यूबल इन सोल्यूशन। इसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, तो सिर्फ उन्हीं सब्सटेंस के लिए हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं जिसका प्रिसिपिटेट जो है वो क्या कहते हैं मतलब सोल्यूबल नहीं होता है किसी सॉल्यूशन के अंदर। अगर वो घुल जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा तो फिर उसका हम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इन दिस मेथड ए सुटेबल रीएजेंट इज यूज फॉर द प्रिसिपिटेशन ऑफ डिजायर्ड कंपोनेंट। जो कंपोनेंट है जिसका कंसंट्रेशन हमको मालूम करना है, जिसका प्रिसिपिटेट बनाना है, तो उसके लिए एक ऐसा मतलब रीएजेंट यूज करते हैं जो उसको प्रिसिपिटेशन करा सके, ठीक है ना। उसके फिर क्या है, विदाउट अफेक्टिंग द अदर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, और क्या कहते हैं ये मतलब अलग से कंडीशन लगा दी कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो दूसरे अदर कंपोनेंट हैं उन पे कोई अफेक्ट ना करे, उनको मतलब प्रिसिपिटेट ना बनाए, सिर्फ जिसका हम बनवाना चाहे ना उसी का बना रहा हो। उसके अलावा क्या है, दिस प्रिसिपिटेट इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन। फिर ठीक है ना, हमने सबसे पहले तो क्या किया, हमने मतलब जो हमको लेना था सब्सटेंस जिसका मालूम करना था वो ले लिया, वो क्या कहते हैं सोल्यूबल नहीं है। फिर उसके बाद हमने एक रिएजेंट लिया, ठीक है ना, जो उसका प्रिसिपिटेशन कराएगा वो हमने डाला। उसके बाद प्रिसिपिटेशन बन गया तो हम लोग क्या करते हैं उसको सेपरेट करते हैं प्रिसिपिटेट को, ठीक है ना। जो पपड़ी सी बन गई है, छोटे छोटे दाने से बन गए, जैसे दूध है वो फट जाता है तो देखते हैं कैसे छोटे छोटे उसमें दाने जैसे नजर आते हैं, तो उस तरीके समझिए क्या वो प्रिसिपिटेट है, या तो वो पूरे तरीके से जम जाते हैं या इधर उधर बिखरे हुए हैं जो कि डिजोल्व्ड नहीं है अब उसके अंदर। द प्रिसिपिटेशन इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन। फिर हम लोग फिल्टर करके उसको निकाल लेते हैं प्रिसिपिटेट को। उसके बाद देन इट इज़ वॉश्ड टू रिमूव दिस सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़। उसके अंदर फिर क्या है, उसको लोग वॉश करते हैं कि उसके अंदर अगर कोई इम्प्योरिटीज़ आ गई यानी कोई दूसरा सब्सटेंस उसके अंदर आ गया उस प्रिसिपिटेट के अंदर, तो उसको हम लोग धो के साफ करके निकाल देते हैं। देन इट इज़ ड्राइड, फिर इसको हम लोग ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, समझे। उसके लिए हम टेम्परेचर देते हैं, ऑपरेशन करते हैं, जैसे भी करके उसको हम लोग सुखाते हैं, ठीक है ना। एंड एट लास्ट द प्रिसिपिटेट इज वेव्ड, और फिर लास्ट में उस प्रिसिपिटेट को हम लोग क्या करते हैं, वजन करते हैं, वेव करते हैं, ठीक है ना, उसका वजन करते हैं। सम प्रोसीजर इज अप्लाइड विद स्टैंडर्ड्स, ये सम नहीं है, ये क्या है, सेम, क्या है, सेम प्रोसीजर इज अप्लाइड विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और सेम यही प्रोसीजर हम लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में अप्लाई करते हैं। एक हमारा सैंपल है, इसको ले लिया, ठीक है ना, एक हमारा स्टैंडर्ड है, इसको ले लिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके अंदर हम रीएजेंट मिलाएंगे, प्रिसिपिटेट बन जाएगा। उस प्रिसिपिटेट को हम लोग क्या कहते हैं फिल्टर आउट करके निकाल लेते हैं। वो फिल्टर आउट होकर निकल गया, यहाँ पे निकाला उसको, फिर उसके बाद हम लोग वॉश करते हैं, इसको वॉश किया, धुला। और यही सेम प्रोसीजर हम लोग इधर भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, वही कह रहे हैं, सेम प्रोसीजर उधर भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद वॉश कर लिया, उसको सुखा दिया। अब सुखाने के बाद फिर उसको हम लोग वेट करते हैं, तो यही प्रोसीजर इधर भी कर रहे हैं। और जब सब कुछ हो गया, दोनों के साथ में सेम प्रोसीजर हो गया, उसके बाद नाउ बोथ प्रिसिपिटेट वेट्स आर कंपेयर्ड। अब दोनों का जो वजन है उसको कंपेयर करते हैं और इस तरीके से अननोन सब्सटेंस का कंसंट्रेशन मालूम करते हैं कि अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो उसके हिसाब से हम लोग पता कर लेते हैं कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने डाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम चाहे तो 2500 डाल सकते हैं, लेकिन सब नहीं डाले, जो हमको लगता है कि ये वाकई में इंपॉर्टेंट है वही डालता हूँ, ठीक है। सबसे पहला इसमें क्या है कि क्वेश्चन क्या है, डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है, इसको डिफाइन करना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ डेफिनेशन लिख दिया, डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। जब इस तरीके क्वेश्चन 5 नंबर में आए तो पूरा डिटेल लिखिए उसको, समझ रहे ना।
उसका A to Z लिखना पड़ता है। उसके अलावा क्या, राइट दी थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की जो थ्योरी है मैंने आपको बताया है, समझ रहे हो, तो वो आप इसमें लिख दीजिएगा। बहुत कम पूछा गया क्वेश्चन वैसे ये। व्हाट इज द नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से है कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है, उसके ऊपर एक नोट लिखना आपको, समझिए, और उसमें एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है, विद ए सुइटेबल एग्जांपल, और एक आपको बेहतरीन सा अच्छा सा एग्जांपल देना है। डिफाइन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है। राइट ए नेम ऑफ एनी, आगे लिखा है राइट द नेम ऑफ एनी, ये सी है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, ठीक है ना, ये क्या है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का कोई नाम लिखिए, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। उसके बाद क्या है, डिस्कस रिडॉक्स टाइट्रेशन विद एग्जांपल, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिडॉक्स टाइट्रेशन को बताना। एक्सप्लेन दी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, मेंशन प्रिंसिपल एंड मेथड, ठीक है। तो ये आपके 7 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे हम देखते हैं कर्नाटका बोर्ड के अंदर 2023 के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड राइट द एसे ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कर्नाटका के अंदर। उसके बाद हरियाणा में क्या पूछा है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन एसिड बेस टाइट्रेशन, इस टाइप का क्वेश्चन आसान होता है। उसके बाद बीटी यूपी 2023 के अंदर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। देख रहे हैं कितना बड़ा चैप्टर, एक घंटा 1.5 घंटा लग के पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, इतनी मेहनत करके समझाओ, और पता चला इसमें से एक क्वेश्चन नहीं पूछा है। इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर वेटेज बता दिए किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। अब आप देख लो क्या हाल है, समझ रहे हो ना, इतना बड़ा चैप्टर और कोई दूसरा इतना बड़ा चैप्टर है और एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये ना पूछा करो किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, समझ रहे हैं, यहाँ वेट नहीं चलता है। तकरीबन सारे बोर्ड का यही मतलब है। उसके बाद क्या कहते हैं, गुजरात में 2023 के अंदर क्या पूछा, डिफाइन एसिड बेस एज पर लेविस थ्योरी, लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं एसिड बेस क्या है वो बताना है आपको, ठीक है ना। एंड एक्सप्लेन द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विद न्यूट्रलाइजेशन कर्व, और क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो टाइट्रेशन वो बताना है। और इसमें एक चीज़ और इन्होंने ऐड कर दिया, न्यूट्रलाइजेशन कर्व बताना है आपको, ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लेवल पे जाके कम हो रहा है, किस लेवल पे ज़्यादा होता है, ये बहुत मतलब हाई लेवल की चीज़ें पूछ ली इन्होंने। अगला छत्तीसगढ़ में देखिए क्या पूछा 2023 के अंदर, एक्सप्लेन एसिड बेस टाइट्रेशन विद एग्जांपल, ठीक है, आसान है। गिव द प्रिंसिपल एंड मेथड इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक मेथड। उसके बाद है गिव द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। महाराष्ट्र 2023 में क्या पूछा, डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बताना। लिस्ट द एपरेटस नीडेड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये कह रहे हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट एपरेटस यूज होते हैं वो बताइए। मेंशन द टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अलग अलग जो टाइप हैं वो बताइए। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन थे। अब इसमें कई सारे अलग अलग स्टेट ऐसे होंगे जिनके क्वेश्चन इसमें नहीं हैं, मैं मेंशन नहीं किया, इसका मतलब मेरे पास उन स्टेट के क्वेश्चन पेपर नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो पढ़ तो रहे हैं, वो आप में से होंगे बहुत सारे, लेकिन वो अपना क्वेश्चन पेपर मुझे भेजते नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में अगर नहीं सोच रहे हैं कोई बात नहीं, आपके बाद आने वाले हैं उनके बारे में सोचिए। बच्चों ने जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पेपर भेजे हैं उन्होंने आपके बारे में सोच के ही भेजा है। उनका एग्जाम तो हो चुका है लेकिन फिर भी उन्होंने भेजा ताकि मैं आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लाके डाल सकूँ। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन के लिए परेशान रहते हैं, सर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, कैसा क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हैं कितने लंबे क्वेश्चन आते हैं, छोटे आते हैं, बड़े आते हैं। मैं ऐप बनवा भी रहा हूँ और बनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत जल्दी मैं एप्लीकेशन लेके आऊँगा। तो एक एप्लीकेशन ऐसा होगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही होंगे, अलग अलग स्टेट के क्वेश्चन पेपर, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप जिस भी स्टेट से हैं आप अपने क्वेश्चन पेपर मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9694480523, ठीक है ना। इस पे आपको भेजना है और बता दीजिए कि ये किस स्टेट का है, किस सन का है, ताकि मैं उसको अपने पास सेव कर लूँ और फिर जब भी मैं पढ़ाऊँ या मैं कोई बच्चों को ज़रूरत हो तो मैं उनको प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, आपके सेशनल एग्ज़ाम में इससे फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, उनको भी बताइए। और जब आप सेकेंड ईयर में चले जाएँ तो फर्स्ट ईयर में आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताइए। और आप हमको सपोर्ट करने के लिए आप हमारे परमानेंट, जब तक आप डी फार्मा का कोर्स कर रहे हैं या आप आगे भी अगर आपको लगता है कि मेरे से आपको कुछ हेल्प पहुंच रही है तो
आप हमारे परमानेंट मेंबर बन जाइए, मेंबरशिप ले लीजिए। बहुत थोड़ा थोड़े अमाउंट का मैंने बना रखा, 29 रुपया है, 49 रुपये हैं, 99 रुपीज़ हैं। इतने तो आप लोग 29 रुपये का शायद चाय जाके पी जाते होंगे, 29 रुपये का तो शायद वो आधा लीटर का ठंडा भी नहीं आता होगा, पता, मैं तो पीता नहीं हूँ, बहुत सारे क्या क्या आते हैं। तो ये इतना अगर आपको अपने टीचर के लिए आपको वाकई लगता है मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, तो आपको भी सपोर्ट करने के लिए आपको हमारे मेंबर बन जाना चाहिए। उसके अलावा एक तरीका ये है कि आप हमसे PDF बाई कर लीजिए। अगरचे आप PDF नोट्स बना रहे हैं, लेकिन सपोर्ट करने का एक तरीका ये होता है कि आप हमसे PDF बाई कर लीजिए, तो उससे हमको भी फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाएगी। अगर हम फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे तो ही आपको अच्छे से पढ़ा पाते हैं। अगर हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं तो फिर हमारा भी दिमाग इधर उधर रहेगा, इतना टाइम भी नहीं दे पाएंगे। अब मैंने बहुत सारे, आपको पता, एक चीज़ और बता दूं, मैंने बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के मतलब एड्स होते हैं वो मैंने बंद कर रखे हैं। आपको मैंने बहुत सारे क्रिकेट वाले, जो जुआ सट्टे वाले, और क्या कहते हैं ऐसे ही जो मतलब नशे वाली चीज़ें हैं, और भी जो मतलब समाज को ख़राब कर सकती है, ऐसी चीज़ों के एड्स को मैंने बैन कर रखा है। मेरे चैनल पे आपको दिखेंगे नहीं, हो सकता है फिर नए आ गए हों तो बात अलग अलग, वरना मैंने बहुत सारे बैन कर रखा है। इसलिए मेरे जो मतलब इतने ही व्यूज़ में जिन बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा इनकम होती है, लेकिन चूंकि मैंने वो बंद कर रखा है, लिमिटेड एड्स से ही आते हैं, इसलिए उसकी वजह से मेरी इनकम को डाउन किया जाता है। मुझे इससे कोई परवाह भी नहीं है, कम ही रहे लेकिन किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।